गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हाल चाल? कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून बेटा, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल वेल, ऑल फाइन। गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं सभी लोग? गुड आफ्टरनून बच्चा लोग। रेडी हैं सभी लोग आज के सेशन के लिए? सुपर एक्साइटेड? क्वेश्चंस किए जाएं। कल मैंने बोला था आपको सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स सिखाया था। मैंने बताया था कि ये फॉर्मूलेस पूरे ध्यान करके आए रहे हैं। पहले अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चा पार्टी क्वेश्चंस ऑन सुपर पोजिशन। फिर पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। ये दो प्राइमरी टास्क हैं आज के अपने। ठीक है। शुरू किया जाए दोस्त। फॉर्मूले याद करके आए हैं सारे? चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी से। कोई आंसर नहीं बताएगा, बस सॉल्व करके कॉपी में लिख लेंगे। हो गया? सिंपली बच्चे क्या कह रहा है? टू सोर्सेस सुपर इम्पोजेस ऑन ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. Amplitude and frequency of both the waves are equal. The ratio of intensity when both wave are in same phase. सेम फेज होगा मतलब फेज डिफरेंस कितना है? जीरो। अगर दो वेव सेम इंटेंसिटी की सुपर इम्पोज करती थी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर 5/2 लिखवाई थी, वेयर 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। जब सेम फेज में है मतलब फेज डिफरेंस कितना है? जीरो। तो जब सेम फेज में है तब बात कर लेते हैं पहले। सेम फेज में मतलब फेज डिफरेंस बोलूं जीरो। तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेम फेज के टर्म पे I1 लिख देते हैं, 4I0 कॉस स्क्वायर 0/2। कॉस 0/2 जीरो, कॉस जीरो कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर 1। तो क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी फर्स्ट केस में 4I0 आ जाएगी? सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं जब उनके बीच में फेज डिग्री ना फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। सेकंड केस में जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखूंगा तो 4I0 कॉस स्क्वायर 90/2 लिख दूं। जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है तो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं, क्या कॉस 45 आ जाएगा दोस्त?
cos 45 1/√2 होता है, और उसका भी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। तो क्या बच्चा पार्टी सॉल्व करके ये 2I0 आ जाएगा? क्या हमसे इन दो केसेस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, दैट इज 4I0 अपॉन 2I0। सभी को बढ़िया से समझ में आया पूरा सवाल? कोई दिक्कत? क्लियर है सभी लोग? चलिए। हो गया सभी से? हो गया या थोड़ी देर पहले ही किया था ये सवाल? भाई अगर सेम एम्पलीट्यूड या सेम इंटेंसिटी की दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज करते हैं तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 लिखते हैं। सेम फेज में है, मतलब फाई कितना है 0, तो 0/2 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, आंसर आ जाएगा 4I0। तो अगर एक सिंगल सोर्स की इंटेंसिटी आई है, मतलब I0 की वैल्यू आई दे रखी है, तो अपना आंसर क्या 4I आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। हम्म। 30 सेकेंड्स। हो जाया करे तो हाथ खड़ा कर दिया करो, मैं पहले ही टाइमर रोक दूं। देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दो वेव है जिनका एम्पलीट्यूड का रेशियो 3:4 है। तो अगर एक का एम्पलीट्यूड 3A0 लिख दूं तो दूसरे का क्या 4A0 होगा, तभी रेशियो 3:4 होगा। यहां तक सहमत है इस स्टेप में? अगर एम्पलीट्यूड दे रखा है तो ए मैक्स, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, आप मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लीजिए। क्या ए मैक्स A1 प्लस A2 होता था और ए मिनिमम A1 माइनस A2 होता है? तो क्या बच्चा पार्टी 3A0 प्लस 4A0 क्या 7A0 लिख दूंगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड 3A0 माइनस 4A0, माइनस का A0 लिख दूं, या चूंकि एम्पलीट्यूड मतलब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, हम A0 भी लिख सकते हैं। माइनस भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि एम्पलीट्यूड की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ये बात क्लियर हुई? क्या बच्चा पार्टी A0 कट जाएगा, क्या रेशियो ये 7:1 आ रहा है? ये किसका रेशियो आया है? कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है अपने भारत में? तो क्या बच्चा पार्टी अगर ये रेशियो सही है तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी
मैक्सिमम ए मैक्स के स्क्वायर के बराबर होगा और मिनिमम इंटेंसिटी ए मिनिमम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो टेक्निकली इनका रेशियो ए मैक्स अपॉन आई मिनिमम ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अरे हाँ या ना? क्या ये रेशियो 7:1 आया था, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या 49/1 आ जाएगा आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल। या आई मैक्स नोट्स में लिखा रखा है √/i1 प्लस √/i2 का होल स्क्वायर होता है। क्या इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत थी? नेक्स्ट सवाल। बाकी लोग सॉल्व करें, 30 सेकेंड्स हैं। हाथ खड़ा कर दिया करिए, हो जाया करे तो। भाई अगर इंटेंसिटी का रेशियो 9:1 दे रखा है तो एक की इंटेंसिटी 9 I0 मान लूँ और दूसरे की I0 मान लूँ, कोई बुरा मानेगा? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितने प्रतिशत भारतीय ऐसा मानते हैं कि ये √/i1 प्लस √/i2 अपॉन √/i1 माइनस √/i2 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है? भाई आई मैक्स √/i1 प्लस √/i2 का होल स्क्वायर होता है, आई मिनिमम √/i1 माइनस √/i2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्त? तो √/i1 की वैल्यू कितनी है? 9 नॉट। 9 का रूट ले लोगे क्या 3 आ जाएगा? और यहाँ तो एक था ही, तो 4 टाइम्स √I0 आ जाएगा यहाँ। 9 रूट के बाहर निकालोगे 3 √I0 माइनस √I0 क्या 2 √I0 आ जाएगा? क्या ये दोनों शहीद हो जाएंगे? का स्क्वायर कर लोगे तो कंफर्टेबल है, क्लियर है? अब तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि स्पीड तेज है? सभी लोग? तो जिसको लग रहा है वो बताए बस। किसी को लग रहा है तो बच्चा पूरी ईमानदारी से आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कंफर्टेबल है तो एक बार सब हाथ खड़ा कर दें। नेक्स्ट सवाल। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज 2 पाई ड्यूरिंग द सुपरपोजिशन, क्या होगा? 10 सेकेंड। 2 पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कभी भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो क्या मैक्सिमम फॉर्म होता है? नेक्स्ट सवाल। दो वेव दे रखी हैं। बाकी लोग करें, 30 सेकेंड और है।
देखो बच्चा पार्टी, इसका एम्पलीट्यूड 0.4 है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.3 है। ठीक है, क्या इनके बीच में फेज डिफरेंस थीटा का है? क्या थीटा की वैल्यू पाई/2 दे रखी है? तो हमसे पूछा गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला a1² + a2² + 2a1 a2 cos ऑफ पाई बताया है, जिसका फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई/2 में बताई गई है? क्या cos पाई/2 जीरो होता है अपने भारत में? तो जीरो से अगर ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, क्या ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा दोस्त? हाँ या ना? तो क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, क्या √(a1² + a2² हो जाएगा? दो वेक्टर्स जब 90 डिग्री पे होते थे तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्टली √(a² + b² लिख देते थे। तो इन वेव्स का भी जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी तो वेक्टर एडिशन जैसा ही बिल्कुल फॉर्मूला आता है, वही रूल फॉलो करता है, हाँ या ना? तो अगर दो वेव पाई/2 के फेज डिफरेंस पे होंगे, रिजल्टेंट डायरेक्टली भी कह सकते थे √(a1² + √(a2² आना चाहिए। a1 कितना है, a2 कितना है? 70% सहमत हैं सभी लोग? सुपर सिंपल सवाल था। अच्छा, ऐसा कुछ? मतलब क्या आ रहा है, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ और जो दिख रहा है दोनों में बहुत अंतर है? लैग आ रहा है? अभी भी आ रहा है? और आज ही आ रहा है या पहले लास्ट क्लासेस में भी ऐसा था? जस्ट चलो देखते हैं, अगर आए दोबारा तो बताना, मैं टेक्निकल टीम को बोलूंगा। इंटेंसिटी रेटियो 1:16 दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो क्या बच्चा पार्टी, एक बात बताइए, I1/I2 A1/A2 के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो अगर हमें इंटेंसिटी देके एम्पलीट्यूड पूछ दिया, तो क्या बच्चा पार्टी A1/A2 √(I1/I2 लिख सकता हूं मैं? क्या I1/I2 1:16 दे रखा है? तो क्या ये बच्चा पार्टी 1/4 आ जाएगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है? अगला सवाल करिए जल्दी से। हो गया? I max/I minimum का रेशो पूछा गया है। आई मैक्स इंटेंसिटी क्या एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है? तो अगर बच्चा पार्टी में A max/A minimum यहां से निकाल सकता हूं क्या? A max ये 10 है और ये 5 है, क्या A1 + A2 होता है? और ये A1 - A2 होता है। तो 10 + 5 कर दो, यहाँ 10 - 5 कर दो, तो 15/5 क्या 3:1 आ जाएगा? क्या एम्पलीट्यूड का रेशियो 3:1 आ जाएगा, हाँ या ना?
अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया, कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जो मानते हैं कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम को पूरे होशो हवास में ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर लिखा जा सकता है? तो क्या 3/1 का स्क्वायर 9/1 होता है अपने भारत में? कंफर्टेबल हैं सभी लोग? ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कल पढ़ लिया था, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव की बात कल कर ली थी। अब आज अपन शुरू कर। हाँ, हाँ बताओ कौन सा पॉइंट? ये स्पीड का। बच्चा पार्टी, देखो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव क्या हमेशा सेम मीडियम में होंगी? तो क्या अगर मीडियम सेम है तो वेव स्पीड सेम रहेगी? अरे हाँ या ना? तो क्या बच्चा पार्टी, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? अब किसी डेंसर रोप में जा रही है, तो क्या बच्चा पार्टी इस आगे वाली रूप के लिए म्यू ज्यादा होगा? मोटी रस्सी है तो मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या कम हो जाएगी? तो क्या ट्रांसमिटेड वेव जो होगी उसकी स्पीड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के कंपैरिजन में कम होगी? वही जब यहां पे बात करेंगे, यहां पे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का तो स्पीड मैग्नीट्यूड सेम होना है। लेकिन जिस मीडियम में जा रही है उसके लिए म्यू क्या है, कम हो गया है। म्यू कम हो गया तो वेव स्पीड क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड क्या हो मिलेगी, यहाँ ज्यादा मिलेगी। क्लियर है दोस्त? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जिसका नाम है स्टैंडिंग। ठीक है। अब पहले समझते हैं कि स्टैंडिंग वेव होता क्या है, कब बनेगी, कंडीशंस पहले समझते हैं, फिर अपन आगे की बातें करेंगे। तो ये स्टैंडिंग वेव की कंडीशंस लिखी हैं। स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन की कंडीशन लिखी है। टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी कॉमा स्पीड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो वेव जिनकी एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हों, तभी वो क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दो वेव कैसे डायरेक्शन में होना चाहिए बच्चा पार्टी? क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होना चाहिए, तभी क्या फॉर्म कर सकती हैं वो, स्टैंडिंग। दूसरी कंडीशन एक चीज और आती है, इन अ कन्फाइंड रीजन। लैग हो रहा है, लेट मी चेक, एक बार इंटरनेट डेटा भी देख लेता हूँ। यहाँ तो सब सही दिखा रहा है दोस्त, तो कोई मैं एक बार इनको बोल दूँ।
चलो मैंने बोल दिया बच्चा पार्टी वो फिक्स कर रहे होंगे, तब तक अभी पढ़े, अभी ठीक है। और थोड़ा बहुत मैनेजेबल है तो मैनेज कर लो ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि। ठीक है। तो दो वेव, अगर बच्चा पार्टी सेम एम्पलीट्यूड की सेम फ्रीक्वेंसी की ट्रेवल करे अपोजिट डायरेक्शन में किसी कन्फाइंड रीजन में, तो जब वो सुपर इम्पोज करते हैं तो उनके सुपर इम्पोजिशन से जो वेव बनती है उसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग वेव बनती हुई आप सभी लोग ने देखी होगी। गिटार जानते हैं आप? टिनिंग टिनिंग। तो वो गिटार में जब आप प्लकिंग करते हो तो उसके अंदर जो वेव्स की फॉर्मेशंस होती हैं वो कौन सी वेव बनाते हैं? स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। देखो अच्छा, क्या गिटार पे जो तार बंधे हुए हैं क्या वो दोनों एंड पे फिक्स हैं? क्या वो एक कन्फाइंड रीजन है? अब क्या होता है बच्चा पार्टी, जब उसमें प्लग इन करते हैं आप तो क्या कुछ एक डिस्टरबेंस जनरेट होगा? क्या वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? जहां पे रस्सी बंधी हुई है गिटार की, क्या वहां से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा? तो चूंकि सोर्स सेम है, तुमने अपने हाथ से प्लग किया तो दोनों सेम ही सोर्स से पल्स जनरेट हुई थी, तो क्या फ्रीक्वेंसी सेम होगी? सेम सोर्स की प्लकिंग है तो क्या एम्पलीट्यूड भी सेम होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, क्या कन्फाइंड रीजन है? वहां पे जो इस वेव की फॉर्मेशन होती है उसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव कहते हैं। क्या होती है बच्चा पार्टी? स्टैंडिंग वेव। इसकी मैथमेटिक्स जो है वो तो क्लास में सिखा देंगे, और अगर थोड़ा विजुलाइज करना है, बट उससे कोई खास फायदा होता नहीं है, बट हाँ तुम्हें करना है तो आप क्या करना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना स्टैंडिंग वेव इन गिटार। तो कई लोगों ने क्या किया है, वीडियो बना के डाल रखे हैं, उन्होंने गिटार के अंदर एक गोप्रो लगा रखा है और फिर वो प्लग इन करते हैं तो दिखाते हैं कैसे किस तरीके की स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हुई। तो देख के तो समझ में आ जाता है हाँ भाई स्टैंडिंग वेव बनी है। बट हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो भाई एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना आते हैं, आपको इक्वेशंस लिखनी है, सवाल करने हैं, आंसर निकालने हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई मैं उस चीज़ में टाइम नहीं वेस्ट कर रहा कि आपको बैठ के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराऊँ, बिकॉज मेरे हिसाब से वो पूरा फुल टाइम वेस्ट है। कभी किसी बच्चे ने किसी एक्सपेरिमेंट वीडियो को देख के नीट का सवाल सॉल्व कर दिया हो? ऐसा होता है क्या कभी? भाई वो देखने सुनने में तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करोगे तो अच्छा लगेगा बट इवेंचुअली तो हमें यहाँ पे गणित में काम करना है ना, इक्वेशंस लिखनी है, सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस चीज़ का नहीं है, तो उस पर टाइम नहीं दे रहे अपन, सीधा अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब जब स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होती है तो हम क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात की स्टैंडिंग वेव है, नाम स्टैंडिंग क्यों पड़ा, इस बात पे डिस्कशन करेंगे। ये चित्र क्या दिख रहा है, क्या रस्सी दो पार्ट में बट के एकदम से उसने जिम जाके बॉडी वॉडी बना ली है, डोले शोले बना लिए हैं? ये एनवेलप क्या है, ये पहले चित्र कभी देख रखा है? अरे कभी तो सुना होगा, आप तो यार 12th पास हो, तो ये चित्र कभी देख रखा है? क्या होता है, क्या समझते हो इससे? ये इस तरीके का चित्र क्यों दिख रहा है, हम स्टैंडिंग वे में ये चित्र क्यों बनाते हैं? नो एंटी नो। बाकी कोई कुछ? चलो देखते हैं दोस्त, क्या होता। चपाटी, ये जो बेसिकली चित्र है ये किसी एक समय का चित्र है क्या? अरे क्या ये किसी एक समय का चित्र है क्या, या ये नंबर ऑफ इमेजेस का सुपरपोजिशन है? कुछ भी नहीं मालूम? मैं समझाऊं? समझो होता क्या है बच्चा पार्टी। आप किसी रस्सी में स्टैंडिंग वेव बनी, आपके पास कैमरा था, आपने कैमरे से उसकी फोटो खींची। तो जब आपने उसकी फोटो खींची दोस्त, तो उसकी जो फोटो है वो पता है किस तरीके की आई? किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आपने उसकी फोटो खींची तो वो फोटो कुछ आपको ये पिंक कलर की रस्सी जो दिख रही है ये,
क्या ये वेव पल्स है एक? ये पिंक कलर का जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया, क्या ये एक वेव पल्स है? तो क्या होगा बच्चा पार्टी, जब आप किसी क्या कहते हैं, मान लीजिए कहीं भी एक स्टैंडिंग वेव बन रही है, लेट्स से गिटार में ही स्टैंडिंग वेव बन रही है, आप अगर उसका फोटो खींचेंगे तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे, जब आपको मान लो किसी T1 समय पे आपने इसकी फोटो खींची, तो आपको सिर्फ ये पिंक वाली रस्सी दिखेगी। ऐसा नहीं दिखेगा कि ये पूरा लोब दिख रहा है, इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको एक सिंगल रस्सी दिखेगी जो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में होगी। ये बात क्लियर हुई? थोड़ी समय बाद आप वापस आए, आपने थोड़े समय बाद वापस से इसका एक फोटो खींचा, थोड़े समय बाद आप जब इसका फोटो खींच रहे हैं तो आपने देखा फोटो अब की बार कुछ इस तरीके की आई। थोड़े और समय बाद आपने फिर से एक बार मन किया, आपने एक बार फिर से फोटो खींच लिया, भाई अब फोटो खींचते हैं इसका। थोड़े और समय बाद आपका मन किया, एक बार आपने फिर से फोटो खींच लिया, फिर से मन किया, फिर से फोटो खींच लिया। क्या है भाई, कैमरा रील तो पड़ नहीं रही, ऐसे भी नहीं लग रहा है कुछ खास, जब मन आया फोटो खींचते चले जा रहे हैं। थोड़े और समय बाद किया तो एक और फोटो खींचा, तब ये पीली वाली रस्सी दिखाई दी। थोड़े और समय बाद आपका मन हुआ एक बार और फोटो खींचने का, तो आपने फोटो खींची, और जो फोटो आई है इसकी अब की बार, कलर कौन सा लूँ, सारे तो यूज हो गए, ब्लू ले लेता हूँ। अलग अलग समय पे रस्सी की अलग अलग फोटो आई। किसी समय पे एक बार खींची तो पिंक कलर की सिर्फ रस्सी दिखी, दूसरी बार खींची तो सिर्फ हरे कलर वाली रस्सी दिखी, फिर ग्रीन कलर वाली, फिर रेड। मतलब देखो रस्सी अलग नहीं है, रस्सी सेम ही है, क्योंकि वो वेव मोशन कर रही है। तो वेव मोशन में क्या पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे एसएचएम करते रहते हैं। तो किसी एक टाइम पे जब आपने फोटो खींचा तो आपको सिर्फ ये इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखा, थोड़े समय बाद तो आपने एक मल्टीपल फोटोज खींचते चले गए। सारे फोटोज जब खींच के एक के ऊपर एक रखे तो आपको समझ में आया कि यार ये जो स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल अपनी ही जगह पे एसएचएम कर रहे हैं। वेव्स की अलग अलग तरीके की ये सारी फोटोज, सारों को एक जगह पे, सारी की सारी फोटोज को एक ही, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक कर दें, सुपर इम्पोज कर दें, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। तो कभी भी स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता, देखने में जरूर लग रहा है कि रस्सी डिवाइड हो गई या फिर उसने बॉडी वॉडी बना ली, इस तरह से बन गई, ऐसा रस्सी नहीं है। ये अलग अलग समय पे खूब ढेर सारी फोटोज खींची, तो उन सारी इस फोटोज का जो एनवेलप है, तो सारी कंडीशन को जो एनवेलप कर रहा है, वो अपन इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। क्या ये बेसिक बात क्लियर हुई स्टैंडिंग वेव की, कि क्यों हम इसको ऐसा बनाते हैं? हाँ या ना? ये बात समझ में आई? दूसरा ऑब्जर्वेशन, जब स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हुई, ये वाला जो पॉइंट है दोस्त, क्या ये अपनी पोजीशन से हिल भी पा रहा है? चाहे T1 समय का फोटो देखो, चाहे T2 देखो, चाहे T3 देखो, चाहे T4 T5 T6 T7 कभी भी देखो, रस्सी क्या यहाँ पे माउंटेड है, क्या ये अपनी पोजीशन से हिल भी पा रहा है? हाँ, ये ये नहीं कर पा रहा है। तो जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उन्हें क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड्स। तो स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन में जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? दूसरी बात, अगर बच्चा पार्टी मैं इस लोकेशन के पार्टिकल की बात करूं, क्या ये पार्टिकल किसी, समझना बच्चा पार्टी, किसी T1 समय पे यहां पे था, T2 पे यहां पे था, T3 पे यहाँ पे था, T4 पे यहाँ पे था, T5 पे यहाँ पे था, T6 पे यहाँ पे था, T7 पे ये था, मतलब कुल मिला के यहाँ का पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना?
क्या इस लोकेशन का पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, इस वाले एम्पलीट्यूड पोजीशन का पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, ये इस एम्पलीट्यूड का कर रहा है, ये इस एम्पलीट्यूड का कर रहा है, ये इस एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, ये ऐसा एम्पलीट्यूड, मतलब अलग अलग लोकेशन पे क्या अलग अलग एम्पलीट्यूड के एसएचएम हो रहे हैं? अरे ईमानदारी से बताओ, सभी लोग क्लियर है? जिस पॉइंट पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिस लोकेशन पे पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे हैं, क्या वो ये लोकेशन है? तो जिस लोकेशन पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे होते हैं पार्टिकल, उसे क्या कहते हैं? एंटी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एंटी नोड कहते हैं। तो ये जितनी बातें हैं मैं एक एक करके लिखते चला जाता हूं पॉइंट वाइज, और आप भी साथ ही साथ उतारते चले जाए। इन स्टैंडिंग वेव, all the particles performs SHM of same amplitude या different amplitude? ये बात क्लियर हुई सभी को? सेकंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं दोस्त? अगली बात, अब बात आती है कि स्टैंडिंग वेव का नाम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव क्यों कहा जाता है? तो इस वेव को स्टैंडिंग या स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब भी स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होती है तो कोई भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन फ्रॉम वन लोब टू अनदर लोब नहीं होता। ये जो पूरा पैकेट है, ये एक जो पैकेट दिख रहा है यहां से दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, जो ये पूरा जो है इसे एक पैकेट कहते हैं। इस पैकेट को लोब नाम देते हैं या फ्रेगमेंट्स या सेक्शंस नाम देते हैं। तो एक लोब से दूसरे लोब में एनर्जी का ट्रांजिशन नहीं होता। इस लोब की एनर्जी इसके पास ही रहती है, इस लोब की एनर्जी इसके पास ही रहती है। तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव का मतलब ये नहीं है कि वेव प्रोपोगेट नहीं हो रही या सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट पे हैं। सारे के सारे पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी? एसएचएम कर रहे हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। जितना उनका एम्पलीट्यूड अलाउ कर रहा है उतने एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे हैं। पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। स्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट रेस्ट। स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एनर्जी का ट्रांजिशन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं हो पा रहा। तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव क्यों कहा जाता है? स्टैंडिंग या दूसरा नाम होता है इसका स्टेशनरी। नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस नोड्स। जो नोड्स वाले पॉइंट होते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते, इस बात को मैं थोड़ा सा एक लॉजिकल वे में तुम्हें समझाना चाहता हूं। देखो बच्चा पार्टी, एसएचएम अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अगर मैं कहूं कि सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेट्स से T1 वो समय है जब सारे के सारे पार्टिकल अपना प्लस ए अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेंड कर रहे हैं। भाई देखो यहां वाला जो पार्टिकल है उसकी एम्पलीट्यूड ही इतना है, तो वो इतने ही एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है। ये इतने ही एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, ये इतने ही एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, ये इतने ही एम्पलीट्यूड, देखो सब अलग अलग एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे हैं। लेकिन जब T1 समय पे आपने फोटो खींचा, रस्सी की पिक्चर कुछ इस तरीके की दिखी, दैट मीन्स
ये वाला पार्टिकल भी अपना मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, ये वाला भी अपना मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, ये भी अपना मैक्सिमा, ये भी, मतलब इस लोब के सारे पार्टिकल एग्जैक्टली अपना मैक्सिमा अटेंड कर रहे हैं। सब अपने अपने प्लस एम्पलीट्यूड पे है, हाँ या ना, हाँ या ना। और लेकिन जस्ट पड़ोस वाले लोब को देखोगे, क्या इनके सारे पार्टिकल अपने अपने मिनिमा अटेंड कर रहे होंगे, माइनस का ए अटेंड कर रहे होंगे? भाई पिक्चर से दिख रहा है, जब ये अपने प्लस ए पे हैं, ये सारे अपने माइनस ए पे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं इस लोब के जो पार्टिकल हैं वो इस लोब के पार्टिकल से आउट ऑफ फेज हैं, वो भी पाई का अपोजिट फेज में है, हाँ या ना? तो इस पॉइंट को लिख लो, फिर आगे की बातें करेंगे। एक लोब के पार्टिकल अपने एडजेसेंट, अपने पड़ोसी लोब से क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज। कॉपी कर लिया ये? कॉपी हो गया? अब आगे की बातें करते हैं। और नोट डिफाइन कर लिया, एंटी नोट पर डिफाइन कर लिया, ये बता दिया कि हर एक पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अब एक बात समझना, इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? तो क्या सारे के सारे पार्टिकल एक साथ एक ही समय पे मैक्सिमा अटेंड किए थे अपना? इस एक लोब के पार्टिकल, इस एक लोब के पार्टिकल देखो, क्या सब के सब एक साथ अपना मैक्सिमा अटेंड कर रहे हैं? क्या सब के सब अपना एक साथ ही, जब एक का मिनिमम एम्पलीट्यूड पे आ रहा है तो सब अपने अपने मिनिमम एम्पलीट्यूड पे ही है? जब कोई एक मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है तो क्या सबके सब मीन पोजीशन को ही क्रॉस कर रहे हैं? अरे हाँ या ना? ये बात क्लियर हो रही है तुम्हें? क्या मैं कह सकता हूं एक लोब के पार्टिकल्स वो हमेशा सेम फेज में है? ये लोब के सारे पार्टिकल सेम फेज में है, मतलब सबके सब एक साथ अपना मैक्सिमा अटेंड कर रहे हैं, सबके साथ अपना मिनिमा एक साथ अटेंड कर रहे हैं, सबके सब एक साथ ही मीन पोजीशन को भी क्रॉस कर रहे हैं। क्या ये बात मैं कह सकता हूं? कितने पॉइंट लिखा दिया था? 5। छठा पॉइंट लिखेंगे। पार्टिकल्स ऑफ वन लोब, लोब लिख दो या पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव दो कंसेक्यूटिव नोड्स, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, क्या वो एक लोब के ही पार्टिकल है? वो हमेशा क्या होंगे? पार्टिकल्स ऑफ वन लोब विल ऑलवेज बी इन सेम फेज। सेम फेज का क्या मतलब है? दैट इज
they will cross that is they will attain maxima together. They will attain minima together. अगला पॉइंट, they will cross mean position छठा पॉइंट कॉपी कर लो जल्दी से। बोल दूं या समझा दूं? बच्चे जब इसने स्टैंडिंग वेव का चित्र खींचा था, मैं पूरी वेव नहीं बना रहा, सिर्फ दो नोड्स के बीच के फ्रैगमेंट को डिफाइन कर रहा हूँ। लेट से किसी टाइम t1 पे अगर बच्चा पार्टी में वेव का चित्र बनाऊं तो क्या वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है? अगर इस तरीके का दिख रहा है मतलब ये मिडिल वाले पॉइंट अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे हैं। ये वाली इस पोजीशन का जो पार्टिकल है, इस पोजीशन का, क्या ये भी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ही है? क्या ये भी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है? क्या ये भी अपने मैक्स, सब के सब एक लोब के जितने, उनका जो देखो उस लोकेशन का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देखो अलग अलग लोकेशन पे एम्पलीट्यूड की, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू अलग अलग है। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, क्या वो सारे के सारे पार्टिकल t1 समय पे अपने अपने एम्पलीट्यूड पे हैं? किसी t7 समय पे जब फोटो खींचा था तो क्या इस तरीके का लोब दिखा था? मतलब हर एक पार्टिकल अपनी अपनी लोकेशन के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉसिबल था वहां टाइम पहुंचा हुआ था। किसी इंटरमीडिएट t4 समय पे जब फोटो खींचा था तो क्या कुछ इस तरीके का दिखा था? मतलब क्या उस वक्त सारे के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे? अरे हाँ या ना? तो अगर ये सारे काम साथ साथ कर रहे हैं तो इसी को तो कहते हैं सेम फेज में है। तो पॉइंट नंबर 6 सभी को क्लियर है? अब समझते हैं इसमें एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो रहा है। एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट के इधर की एनर्जी इस पॉइंट के इधर जा सकती है? इधर की एनर्जी इधर जा सकती है? क्या नोड्स के अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर अलाउड है? क्या ये मैं पॉइंट लिखा चुका हूं? कहां लिखा? नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस नोड्स। हाँ, नोड्स के अक्रॉस कभी भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? बिकॉज ये वाल इस लोब के जितने भी पार्टिकल, किसी भी नोड के एक तरफ के पार्टिकल और दूसरे तरफ के जो जितने भी पार्टिकल है सब क्या होते हैं? आउट ऑफ फेज होते हैं। क्या इससे हम ये समझे कि एनर्जी जहां है वो वहीं रह रही है, एनर्जी का कहीं भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा? ये गलत है। एक बात सोचो दोस्त, क्या जब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे था पूरी की पूरी रस्सी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो है? भाई सारे के सारे पार्टिकल t1 समय पे अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अगर अटेंड कर रहे तो सारे के सारे, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के सारे पार्टिकल एक साथ रेस्ट पे पहुंचे होंगे स्लोप के? अरे हाँ या ना? और जब मीन पोजीशन पे पहुंचे होंगे तो सारे के सारे एक साथ मीन पोजीशन पे पहुंचे होंगे, तो क्या उस वक्त सभी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी? देखो इस वक्त सभी के, जब t1 समय पे सभी की काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। और t1 के पास t4 समय पे जब ग्रीन वाली रस्सी बन रही है तो उस वक्त सभी के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मतलब एनर्जी का ट्रांजिशन तो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में हो रही है। बस इस लोब की एनर्जी, इस लोब की एनर्जी इस नोड को क्रॉस नहीं कर पा रही, सिर्फ। अब एनर्जी का ट्रांजिशन हो कहां से रहा है? एनर्जी नोड से एंटी नोड आ रही है, फिर एंटी नोड से नोड आ रही है, नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड। तो क्या हो रहा है बच्चा? पार्टिकल जब ये अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है तो पूरी की पूरी एनर्जी किसके फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। उस वक्त एनर्जी नियर द नोड्स क्या होती है? मैक्सिमम।
नोड्स के जो नोड्स वाले पार्टिकल होते हैं उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। किस फॉर्म में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। और जब ये ग्रीन वाली लाइट बन रही है, मतलब पूरी की पूरी रस्सी सीधी हो चुकी है, उस समय पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी किसके पास भाई ये एक बात बताओ, इन सारे पार्टिकल्स में से किसकी स्पीड मैक्सिमम होगी जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा? सारे लोकेशन स्पेस वाले पार्टिकल्स में कौन से लोकेशन के पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होगी? T4 में किस लोकेशन के पार्टिकल्स की? नोड्स की, एंटी नोड्स की, या बीच वालों की? कहीं किसकी स्पीड मैक्सिमम होगी? एंटी नोड्स। क्यों? बिल्कुल। भाई देखो, ये तो अपन बात कर ही चुके ना, सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना। एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा। फ्रीक्वेंसी तो सभी की सेम है, सब एक साथ मैक्सिमम पहुंचे थे, सब एक साथ मिनिमा पहुंचे थे, मीन पोजीशन क्रॉस किए थे, सब एक साथ मिनिमा पहुंचे थे। फ्रीक्वेंसी तो सभी पार्टिकल की सेम है, सब सेम फेज में ही है। लेकिन क्या एम्पलीट्यूड एंटी नोड वाले पार्टिकल की सबसे ज्यादा है? तो जब मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होंगे, अगर मैं इनकी वेलोसिटी की प्रोफाइल बनाऊं, तो इस वाले पार्टिकल के पास कुछ कम वेलोसिटी होगी, इसके पास ज्यादा, इसके पास और ज्यादा, इसके पास सबसे मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर स्पीड कम होने लगेगी और यहां वाले पार्टिकल की ऑलमोस्ट जीरो स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो जब ये यहां पे पहुंचे होंगे, तो जो एंटी नोड वाले पार्टिकल होंगे, क्या उनके पास मैक्सिमम स्पीड होगी? तो अगर इनके पास मैक्सिमम स्पीड है, क्या अगर इनके पास मैक्सिमम स्पीड है, तो क्या इन पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी? तो मैं कह सकता हूं इस वक्त जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो नियर द एंटी नोड होगी, क्योंकि प्योरली एनर्जी क्या हो चुकी है? प्योरली काइनेटिक हो चुकी है। और इस मोमेंट ऑफ टाइम पे एनर्जी क्या थी? प्योरली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी। तो ये वाले पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चा पार्टी? मैक्सिमम स्ट्रेंड होंगे। तो इनके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड पे होते हैं पार्टिकल्स, तब एनर्जी किधर ज्यादा होती है? नियर द नोड ज्यादा होती है। जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होती है? एंटी नोड के पास होती है। मतलब एनर्जी का ट्रांजिशन नोड्स टू एंटी नोड्स तो हो रहा है, लेकिन नोड्स के अक्रॉस नहीं हो रहा। नोड्स को एक नोड को क्रॉस नहीं कर सकती एनर्जी। पहले एनर्जी यहां से एंटी नोड पे जाएगी, फिर एंटी नोड से वापस नोड पे आएगी, नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड टू नोड, नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड। इस तरीके से एनर्जी एक ही इस कन्फाइंड रीजन में तो ट्रांजिशन करती रहेगी, इस कन्फाइंड रीजन में कन्फाइंड रहेगी। इस रीजन को तोड़ के ना इधर जा सकती है ना इधर आ सकती है, इसीलिए इसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। क्लियर है सभी लोग? तो इस पॉइंट को भी लिखा दे रहा। इन अ स्टैंडिंग वेव, energy is confined in a region. There is flow of energy from node to एंटी नोड एंड एंटी नोड टू नोड से एंटी नोड जाएगी, एंटी नोड से नोड आएगी एनर्जी, लेकिन कभी भी नोड को क्रॉस नहीं करेगी। हाँ, ये हम पढ़ क्या रहे? वाइब्रेशन ही तो है पार्टिकल के। कुछ थोड़ा सेंटेंसेस में ब्रेक देके बोले। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, सही बात बोली। आगे दूसरी? नहीं, वो भी नहीं होगा।
ओके, मैं समझ गया आपका डाउट क्या हुआ। ठीक। देखो बच्चे क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, एक लोब से दूसरी लोब पे नहीं हो रहा। पहली बात, इस बात को समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ की एनर्जी यहीं पे है। एक लोब की एनर्जी आदान प्रदान हो रही है भाई, यही तो इतनी देर से समझाया। नोड से एंटी नोड जा रही है एनर्जी, फिर एंटी नोड से नोड आ रही है, नोड से एंटी नोड जा रही है, फिर एंटी नोड से नोड आ रही है। ये बात समझ में आई। दूसरा, आपका क्वेश्चन ये है कि सर जब डिस्टरबेंस क्रिएट किया वो तो ट्रेवल किया, बिल्कुल ट्रेवल किया था। जब गिटार में आपने बजाया था तो डिस्टरबेंस ट्रेवल जरूर किया था जब, लेकिन रिफ्लेक्ट होके जब वो वापस आया, और अब वापस आने के बाद सुपर इम्पोज एक ही समय पे एक ही जगह पे पहुंचा, तब स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन। और जब स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हो रही है तो सारे के सारे लोकेशंस के पार्टिकल्स को वाइब्रेशनल एनर्जी मिल चुकी है, वो अपनी ही लोकेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अब उनकी एनर्जी काइनेटिक या पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट हो रही है, वो उसका मैकेनिज्म जो रस्सी में टेंशन है वो डिफाइन कर रही है। एनर्जी का ट्रांजिशन है, वही मैं समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि रस्सी बस अपनी जगह पे खड़ी हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल में चेंज नहीं होगी, तो ये वाइब्रेशन सस्टेन कैसे कर रहे हैं? सस्टेन करने का तरीका यही है, बस एनर्जी नोड से एंटी नोड जा रही है, फिर वापस से लौट आ रही है एंटी नोड से नोड। नोड्स, जैसे मान लो यहां पे एनर्जी पहुंची, एंटी नोड से नोड पे पहुंची, नोड ने वापस से इसे भेज दी इस एनर्जी को, अपने अक्रॉस क्रॉस नहीं करने दिया। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, बट बिटवीन द लोब्स हो रहा है। दो नोड्स के बीच में एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है। मैंने वही तो बताया, जब T1 समय पे पूरी की पूरी एनर्जी प्योरली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सारे पार्टिकल रेस्ट पे हैं, और जब ये ग्रीन वाली रस्सी बन रही है सारे के सारे पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड में है, प्योरली काइनेटिक फॉर्म में है अपनी एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रांजिशन हो जरूर रहा है, लेकिन बिटवीन अ लोब हो रहा है, अक्रॉस अ नोड, नोड को क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये बात समझाइए। अब समझ में आ गया कैसे वाइब्रेशन सस्टेन कर रहे हैं? उसे एनर्जी मिल रही है, आपस वालों से ले ले रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लो, तुम्हारे घर के पड़ोस कोई एक पड़ोसी आ गए जिनसे तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है? तो तुम आपस में भी बात करना बंद कर दोगे अपने घर वालों से, या सिर्फ पड़ोसी से बात करना बंद कर दोगे? तो बस वही हो रहा है, ये दोनों पड़ोसी हैं, एक बिल्कुल ही एक अपोजिट। तो तुम अपने घर परिवार वालों से तो बात करोगे ही ना, ऐसा थोड़ी ना इनसे लड़ाई होगी तो अब किसी से नहीं बात करेंगे, मेरा मूड नहीं है आज। बात आ रही है मेरी बात समझ में? एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, बिटवीन अ लोब हो रहा है, नोड्स को क्रॉस नहीं कर पा रही है। सभी को क्लियर हो गया स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का पंगा पूरा? क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है पूरे चैप्टर का। अगर ये बात तुम्हारे भेजे में घुस गई तो कोई दिक्कत नहीं है, और घुस गई तभी सवाल होंगे, रट्टा मार के सवाल नहीं हो सकते, क्योंकि सवाल आएंगे स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट वाइज सवाल में तो तुम्हें समझ होनी चाहिए ना। एक एक पॉइंट क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? कोई डाउट है तो पूछो, जितने डाउट पूछोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। हाँ जी। वेव प्रोपोगेट कैसे कर रही है? वेव कहाँ जा रही है? इन अ कन्फाइंड रीजन। वेव कन्फाइंड रीजन में प्रोपोगेट नहीं हो रही है। क्या पूछना क्या चाह रहे हो? ओके, अच्छा, ठीक है। जब मैंने इस गिटार को प्लग किया, दो वेव पल्स जनरेट हुई, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल हुई, रिफ्लेक्ट बैक होके आई। रिफ्लेक्ट बैक होके आने से पहले तक क्या स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हुई थी? तब तक तो वो ट्रैवलिंग वेव ही थी। अब आ गई हैं एक ही जगह पे, एक ही समय पे पहुंच चुकी हैं, अब स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हुई है। अब नहीं होगा ये। हाँ, जब स्टैंडिंग वेव बन चुकी है उसके बाद आप बात करोगे ना, बनी नहीं है तो कैसे बात करोगे? समझ में आ गया? समझो तुम्हारे कहीं रह रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी आने वाले हैं, आते ही उनके खींच के चमाटा चमाटा मार दोगे तुम?
बात होगी, कुछ होगा, कभी आएंगे वो चीनी मांगेंगे, कभी नमक मांगेंगे, कभी कुछ होगा, फिर कभी पानी आ तुम्हारे घर आ जाएगा, कभी नाली जाम हो जाएगी, फिर भसड़ होगी, फिर थप्पड़ बजाएंगे एक दूसरे में, फिर बातें बंद होंगी। तो तब तक, जब तक स्टैंडिंग वेव नहीं बनी थी तब तक वो ट्रैवलिंग वेव ही थे। अब आए एक सुपर पोजिशन, कब होता है? जब एक ही समय पे एक ही जगह पे वेव्स पहुंच चुकी, तो दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जब एक ही समय पे पहुंच चुकी हैं, सुपर इम्पोज कर चुकी हैं, स्टैंडिंग वेव बन चुकी है, अब उसके बाद की कहानी है। क्लियर है? हाँ जी। दो नोट्स के बीच में रहेगी। क्लियर है सारी बातें? स्टैंडिंग वेव के लिए जो वेव वेलोसिटी बोलते हैं, वेव वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज, जीरो कहने का सिर्फ लॉजिक सिर्फ सिंपल सा इतना ही है कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसलिए कह देते हैं कि वेव वेलोसिटी जीरो है। वेव वेलोसिटी जीरो बोलने का तात्पर्य समझ गए? अरे हाँ या ना? आगे बढ़ जाए। ये आ जाती है इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। मान लो दो वेव थी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। ये वेव y1 लिख रहे हैं, ऐसे y2। y1 लेट से a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव थी, और y2 क्या थी बच्चा पार्टी? a साइन ओमेगा टी माइनस की जगह प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस के एक्स। ये दो वेव थी, अपोजिट डायरेक्शन में आई, सुपर इम्पोज करी, स्टैंडिंग वेव बनी। उसकी शक्ल देखो क्या है, ए साइन के एक्स प्लस फाइव वन इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस। टर्म को मैं एक वापस से एक पेज पे लिखता हूँ, फिर तुम्हें आगे की बातें समझ। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखो बच्चा पार्टी क्या आती है, ए टू ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस कुछ फेज वैल्यू आ गई फाइव वन, वो इक्वेशन टू इक्वेशन डिपेंड करेगी, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये टर्म आगे का सब भूल जाओ। ये किसकी इक्वेशन दिख रही है? वेव की दिख रही है? थोड़ा और ध्यान से देखो, एसएचएम की दिख रही है सभी को? तो बेसिकली ये क्या है बच्चा पार्टी? ऑसिलेशन फैक्टर है। ये बता रहा है अलग अलग पोजीशन के पार्टिकल अलग अलग टाइम पे कितने एम्पलीट्यूड का कैसा ऑसिलेशन कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? ये फैक्टर जो है बेसिकली ये एम्पलीट्यूड फैक्टर। समझना बच्चा पार्टी, अगर किसी पार्टिकल किसी भी जगह किसी रीजन में मैं एसएचएम की इक्वेशन लिख दूं, ए डैश साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या यही टर्म एम्पलीट्यूड बताता था?
तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के एसएचएम की बात करोगे, समझना पहले सुनो, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के एसएचएम की बात करोगे तो उसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया वो है। लेकिन तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन की एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है, ऐसे सिचुएशन की एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है जहां पे सभी पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं अलग अलग एक्स पे। अगर इस एक्सिस पे मैं एक्स एक्सिस है ये, इस वाले एक्स लोकेशन का पार्टिकल अलग एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, इस वाले लोकेशन का अलग एम्पलीट्यूड का कर रहा है, इस वाले लोकेशन का अलग एम्पलीट्यूड का कर रहा है, हर एक लोकेशन का अलग अलग लोकेशन का पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है। तो सभी की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है, ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे तुम x की वैल्यू पुट करो। जैसे लेट से मैंने बोल दिया तुमसे कि भाई साहब जरा मेरे को आप बताइएगा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा/2, इतनी डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन बताओ, वो कैसा मोशन कर रहा है जरा बताना। तो बेसिकली तुम्हें ये बात समझ में आ रही कि अलग अलग एक्स पे अलग अलग एम्पलीट्यूड का हमें एसएचएम मिल रहा है। तो बच्चा पार्टी समझना इस बात को, ये इक्वेशन देखो, क्या एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हो, सॉल्व करोगे, बाकी सब तो के वेव नंबर होता है 2 पाई/λ हमें पता है, पाई इनिशियल फेज है जो सिचुएशन के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा, 2a क्या है एम्पलीट्यूड आया, 2a कहाँ से आया, दो जो इंडिविजुअल वेव सुपर इम्पोज कर रही थी अगर इनका एम्पलीट्यूड a और a था, तब जब ये स्टैंडिंग वेव बनेंगी तो स्टैंडिंग वेव का जो मैक्सिमम एंटी नोड के जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है वो 2a। अब इस टर्म को तुम देखो बच्चा पार्टी, अगर एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं तो क्या ये वाला एम्पलीट्यूड फैक्टर की वैल्यू अलग अलग आएगी, और ये क्या उसका ऑसिलेशन फैक्टर डिफाइन कर देगा। तो क्या ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन तुम्हें समझ में आ रही, सिर्फ ये बता रहा है कि अलग अलग लोकेशन का पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है और उन्हीं की कहानी बता रहा है, उन्हीं की सिचुएशन बता रहा है। क्या ये ट्रैवलिंग वेव की फॉर्म दिख रही है, क्या के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी कहीं भी दिखा है इसमें, तो ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। इनकी वेव वेलोसिटी अपन जीरो बोलते हैं, वेव वेलोसिटी जीरो मतलब का सिर्फ लॉजिक इतना सा होता है कि एनर्जी का ट्रांजिशन वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं होता है। इस फैक्टर को एम्पलीट्यूड फैक्टर कहते हैं, इस फैक्टर को ऑसिलेशन फैक्टर कहते हैं। जनरली जो सवाल आते हैं या आज तक की नीट की हिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं मैं वो बता दूं, वो इन्हीं फैक्टर्स को लेके आए हैं। जो पोजीशन का कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन के होता है वेव नंबर, और ये होता है ओमेगा। वहां पे भी जो के होता था वेव नंबर उसकी वैल्यू 2 पाई/λ होती है। यहाँ पे भी जो कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन, और वहीं बच्चा पार्टी कोफिशिएंट ऑफ टाइम जो होता है, ये ओमेगा लिखते हैं, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई f होता है या 2 पाई/टाइम पीरियड। यहाँ तक कंफर्टेबल है, क्लियर है, कॉपी कर लो, सवाल करेंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लास्ट स्लाइड। आगे बढ़े दोस्त। मुझे पार्टी समझना, जब एक वेव फॉर्म किसी भी समय पे लिख रहे थे तो ये दो पार्टिकल्स नोड जैसा बिहेव कर रहे थे,
इस लोकेशन को एंटी नोड कहा था, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लोकेशंस थे। क्या समझो बच्चा पार्टी, यहां से लेके यहां तक की ये एक फुल वेव फॉर्म है, तो ये वेव लेंथ कितनी होती है, लेमडा होती है। ये लेंथ क्या होती है दोस्त, लेमडा। तो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी दोस्त, क्या वो λ/2 होगी? अगर मैं तुमसे नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स कितनी होती है, λ/2 होती है। अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड्स एंड एंटी नोड इज इक्वल टू λ/4। क्या ये बात भी क्लियर है सभी को? तो स्टैंडिंग वेव को लेके जितनी कहानी थी सब बता दी है, नोट कर लो। जो बात बताई है वो एक बार पॉइंट फॉर्म में लिखी हुई है, वो पॉइंटर्स पहले रिवाइज करा देता हूँ छोटे से, फिर सवाल कर। स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव, पहला पॉइंट क्लियर है, जीरो वेव वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, पॉइंट ऑफ एंटी नोड एंड नोड्स इन द दिस पैटर्न रिमेन्स फिक्स। क्या नोड्स की लोकेशन फिक्स रहती है? क्या एंटी नोड की पोजीशन फिक्स रहती है? नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज। क्या ये बात बता चुका हूँ, एक लोब के सारे पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। while medium particle nearby of any nodes on both side always vibrate in opposite। एक नोड के इस तरफ के पार्टिकल सेम फेज में होंगे, इस तरफ वाले पार्टिकल एग्जैक्टली अपोजिट फेज में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मीडियम पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशंस हैव आइडेंटिकल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिकल होते हैं, बट वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड। ये बात क्लियर है। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजिशन इज डिफरेंट। ये बात क्लियर है भाई। मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल जो एसएचएम करते हैं उनकी क्या होती है, ए ओमेगा। सबका ओमेगा तो सेम है लेकिन ए अलग अलग है, तो जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे तो मैक्सिमम स्पीड सभी पार्टिकल की अलग अलग होगी, हाँ या ना? ऑल मीडियम पार्टिकल्स पासेस थ्रू देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली बट विद डिफरेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। ये बात क्लियर है। क्वेश्चंस, सभी लोग सहमत हैं? अगला सवाल, thing is rigid by two ends and an equation is given by y is equals to sin this, then the medium मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज। देखो बच्चा पार्ट, अगर स्टैंडिंग वेव बननी है तो एट लीस्ट तुम्हें यह समझ में आता है कि एक लोब तो बने। अगर किसी रस्सी पे स्टैंडिंग वेव बन रही है तो भाई दोनों एंड तो फिक्स होंगे, उस रस्सी के बंधे होंगे जैसे गिटार के होते हैं। तो अगर स्टैंडिंग वेव बनी है, बेयर मिनिमम की मैं बात करूं तो एक लोब तो बनना चाहिए। तो क्या जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्या बेयर मिनिमम λ/2 होनी चाहिए, हाँ या ना? इस बात से कितने प्रतिशत भारतीय सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? 100%।
तो क्या बचा पार्टी, ये टर्म देखें तो टाइम का कोफिशिएंट तो ये रहा 2 पाई, हमें वेवलेंथ चाहिए, यहां पे एक टी एक्स नहीं लिखा, 2 पाई टी एस। क्या बच्चा पार्टी, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है क्या यही के होगा? तो के क्या बच्चा पार्टी 2 पाई/λ होता है भारतीय संस्कृति के अनुसार। और क्वेश्चन में क्या ये हमें 2 पाई दे रखा है, तो ये निपटा दें, क्या लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वेवलेंथ अगर इतनी आ गई तो मिनिमम लेंथ λ/2 थी, तो क्या बच्चा पार्टी 1/2 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। क्लियर है? 100%। आगे बढ़ जाएं अगले सवाल के लिए। कोई आंसर नहीं देगा, बस आंसर निकालेंगे। उसके बाद तो लैग नहीं हुआ था, कुछ होगा टाइम सभी का। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, 2 कंजिक्यूटिव नोड्स बना दिए। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है? 2 कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या λ/2 होती है, हाँ या ना? बस लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने के लिए क्या एक्स का कोफिशिएंट देखना पड़ता है? एक्स का कोफिशिएंट क्या कि वेव नंबर के बराबर होता है? क्या उसकी वैल्यू 2 पाई/λ होती है हमारे शास्त्रों के अनुसार? क्वेश्चन में लेकिन कितनी दे रखी है? π/2। सभी लोग सहमत हैं? तो लैम्डा क्या आ गया 4। यूनिट्स क्या लगा है? वेयर वाई एंड ए आर इन सेंटीमीटर, जब सब सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आया होगा? यहाँ तक क्लियर है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लेंथ λ/2 होती है, दैट इज 4/2, दैट इज 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। स्टैंडिंग वेव सुपर सिंपल है, अगर एक बार समझ लिया तो। एक और सवाल करो। क्या वेव वेलोसिटी ओमेगा/k होता है दोस्त? क्लियर है? वेव वेलोसिटी होता है, लेकिन स्टेशनरी वेव है, इक्वेशन भी स्टेशनरी वेव की लिखी है, लिखा भी स्टेशनरी वेव है। क्लियर है? तो क्या ओमेगा/k के ट्रैप में फंसेंगे? तो अगर ट्रैवलिंग वेव होता तो ओमेगा/k निकालते, स्टैंडिंग वेव है तो उसकी वेव वेलोसिटी 0 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 0? बिकॉज कोई भी एनर्जी का ट्रांजिशन अक्रॉस अ नोड नहीं हो पाती, एक कन्फाइंड रीजन की एनर्जी वहीं रहती है, आपस में आदान प्रदान होता रहता है एनर्जी का, नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड टू नोड, बट नोड को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाती, नोड्स एक नोड के दूसरी तरफ नहीं जा पाती। क्लियर है? अच्छा, हो गए? क्या टाइम क्या हो रहा है? अभी तो समय है। तो मैं थोड़े से टॉपिक स्किप कर रहा हूँ दोस्त, मैं तुम्हें एक नया कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, बीट्स, तो आधे घंटे में हो जाएगा अपना, कल बाकी का फिर आगे की वो बात। तो जब पार्टी सुपर पोजिशन ऑफ वेव की बात करें, टू वेव्स, तो 2 तरीके से वेव को सुपर इम्पोज करा सकते हो, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या सेम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हैं या सेम। सेम फ्रीक्वेंसीज की जब टू वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो 2 फिनोमेना होते हैं। एक तो होता है इंटरफेरेंस का, क्या पढ़ चुके हैं? दूसरा फिनोमेना क्या होता है? स्टैंडिंग वेव्स का, क्या पढ़ चुके हैं?
स्टैंडिंग वेव के लिए क्या होना कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है बच्चा पार्टी? सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, तो ऊपर ही लिख दिया। फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी इंटरफेरेंस भी होगा, तभी स्टैंडिंग वेव भी बनेगी। सेम एम्पलीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होगी, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होंगे तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। क्या इंटरफेरेंस का फिनोमेना के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड वाले सवाल कर चुके हैं? क्या स्टैंडिंग वेव समझ चुके हैं? अब बात करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अगर दो वेव इंटरफेयर करती है जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, तो अगर बच्चा पार्टी दो वेव इंटरफेयर करती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, तो अगेन दो फिनोमेना होंगे। किस किस केस में? जब फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है? अच्छा खासा डिफरेंस। भाई दो चीज डिफरेंट है, एक है तो थोड़ा बहुत फर्क है, 100 हुआ, एक 102 हुआ। एक है 100, एक 200, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो जब यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस होगा तो कौन सा फिनोमेना होगा? कुछ नहीं होगा। कोई भी इंटरफेरेंस जैसा कोई भी अलग सा फिनोमेना नहीं मिलेगा। नॉर्मल जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एडिशन होगा। करके भी दिखा दूंगा। जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। क्लियर है? समझो बच्चा पार्टी, मान लो एक कमरे में घुसे, वहां पे 10-12 लाइटें जली थी। 10-12 लाइट सोर्स है। साउंड के इम्पैक्ट की वजह से तो नहीं समझा सकता, लेकिन लाइट की वजह से थोड़ा इजीली समझ लोगे। तो किसी कमरे में घुसे जिसमें 10-12-15 बल्ब लगे थे, ट्यूबलाइट लगे थे, जो भी लगे थे, तुमने 3-4 ऑन कर दी, उजाला हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? पूरे कमरे में एक समान उजाला होगा या कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा? कहाँ कम कहाँ ज़्यादा होगा भाई? तुम लोग क्लास में रूम में बैठे हो, तो किसी एक बच्चे पे ज़्यादा लाइट आ रही है, किसी पे कम आ रही है क्या? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। ऑब्वियस सी बात है कि वो डिस्टेंस का एक पैरामीटर जरूर है, कि जिसके ज़्यादा पास में है उसके पास थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी दूरी की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना कि कहीं डार्कनेस आ गई, कहीं ब्राइट आ गई, जस्ट उसके आ गई। अब मान लो तुम्हारे इसी कमरे में 10-12 ट्यूबलाइट और जला दें, तो सब जगह बराबर अमाउंट में उजाला बढ़ेगा या कहीं तो कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा? डिफरेंस आएगा, सब जगह बढ़ेगी ही ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं कम हो गई कहीं ज़्यादा हो गई। पहले से डिफरेंस आ जाएगी, सबकी सेम रहेगी। ये बात मानते हो, समझते हो? लेकिन इंटरफेरेंस अगर हो रहा होता तो क्या होता कि पहले से कोई लाइट सोर्स है, दूसरी लाइट सोर्स आई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गई, कैंसिल कर गई कहीं किसी एक पर्टिकुलर लोग, दूसरी लोकेशन पे क्या करी, ज़्यादा उजाला कर दिया। क्या ऐसा मिल रहा है तुम्हें? ऐसा फिनोमेना देखने को मिल रहा है क्या? नहीं हो रहा। सिंपल सी बात यह है कि क्योंकि कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, तो लेट से एक लाइट सोर्स की इंटेंसिटी आई थी, दूसरे की आई थी, दोनों जला दी तो नेट इंटेंसिटी 2 आई मिलेगी। ऐसी 10 लाइटें जला दोगे, नेट इंटेंसिटी 10 आई मिलेगी पूरे रूम में। 20 जला दोगे, 20 आई मिलेगी। कोई इंटरफेरेंस जैसा फिनोमेना नहीं मिलेगा अगर अच्छा खासा डिफरेंस। सेम फ्रीक्वेंसी होती तो इंटरफेरेंस, जो कि वाईडीएससी में तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि डार्क बैंड और ब्राइट बैंड्स बनते हैं। स्टैंडिंग वेव्स की बात कर ही ली है, अब बात करते हैं बीट्स की। जब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दो सोर्सेज में, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के जब दो सोर्सेज इंटरफेयर करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ बीट। अब कैसे होता है और क्या क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। लेट से बच्चा पार्टी दो वेव सोर्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से F1 सोर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी F2।
ये एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं, कंबाइन करते हैं, एक नई रिजल्टेंट वेव बनाते हैं। इसकी जो रिजल्टेंट वेव की अगर ये कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी, दोनों का एवरेज हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, एवरेज। अगर इसकी F1 थी, इसकी FT थी, तो जो रिजल्टेंट वेव जाएगी उसका जनरेट होगी, उसका फ्रीक्वेंसी, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F1 प्लस F2/2 होगी। ये बात क्लियर हुई। और जो बीट्स बनेंगी, बीट्स फ्रीक्वेंसी जो कहेंगे, बीट्स फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाता है, सिंपली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है, F1 माइनस F2 का F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाती है। रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी ये है। ये कभी नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। कॉपी कर लो जल्दी से, फिर सवाल करते हैं इस पे। हाँ हाँ, मॉड है वो। बीट्स फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस लेते हैं का मैग्नीट्यूड होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। कॉपी हो गया। दो सोर्सेज है, एक 504 हर्ट्ज का है, एक 499 हर्ट्ज। ये एक साथ साउंड करे जाएंगे तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी, कितनी होंगी। सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकंड में 5 बीट्स सुनाई। बीट्स फ्रीक्वेंसी मतलब बीट्स पर सेकंड। तो अगर ये दो वेव इंटरफेयर करती हैं तो 5 बीट्स एक सेकंड में 5 बीट्स सुनाई। क्लियर है। इस केस में बीट्स फ्रीक्वेंसी निकालो जरा। कर लिया। इसका क्या ओमेगा दे रखा है, और इसका भी ओमेगा दे रखा है क्या। तो अगर उसको ओमेगा 1 कह दूं तो 206 पाई दे रखा है, क्या ये 2 पाई F1 के बराबर होगा। क्या यहाँ से F1 103 हर्ट्स आ जाएगी। क्या ओमेगा 2 200 पाई दे रखा है, क्या ये 2 पाई F के बराबर हो जाएगा। तो F2 क्या बच्चा पार्टी 100 हर्ट्स आ जाएगी। तो अगर 100 हर्ट्स आ गई, एक की 103 हर्ट्स आ गई, तो क्या बीट्स जो होंगी क्या वो 3 हर्ट्स हो जाएंगी, दोनों का डिफरेंस, हाँ या ना। सभी लोग सहमत हैं। तो जब भी बीट्स पूछेगा तो दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला केस में क्या हो सकता है बच्चा पार्टी की, तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसीज दे रखे, इक्वेशंस दे दे, वेव इक्वेशन, तो उसमें जो टाइम का कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा होगा। ओमेगा की हेल्प से तुम्हें एफ निकालना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है और बीट्स। या डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसीज दे सकता है, जैसा कि पहला केस में किया। इससे ज़्यादा कुछ करेगा। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। अब आता है कंसेप्ट ऑफ वैक्सिंग एंड। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली सी, जो ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रॉन्ग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉन्ग। इनको कहीं भी आप हिट करते हो तो क्या होता है, ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने से क्या होती है, साउंड जनरेट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ट्यूनिंग फॉक आते हैं मार्केट में। अब इनकी जो प्रॉन्ग्स होते हैं, अगर इस पे तुम वैक्स, वैक्स का मतलब होता है मोम, अगर मोम गिरा दोगे तो ये प्रॉन्ग्स क्या भारी हो जाएंगे। भारी हो जाएंगे तो ये क्या है, थोड़ा कम, इस वाइब्रेशन इनका कम हो जाएगा, या फिर कह लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इनकी कम हो जाएगी। तो वैक्सिंग से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक डिक्रीज कर।
अब बात करते हैं फाइलिंग का। फाइलिंग का मतलब होता है घिस देना। जैसे सफाई होती है घर में, या फिर जब पुताई उताई होती है तो रेगमाल लगा के घिस देते हैं। घिसने से क्या चूना उतर जाता है, या पहले से जो पेंट था वो उतर जाता है। तो कहीं ना कहीं टोटल मास कुछ जो दीवार पे डिपॉजिटेड था वो कम हो गया। सेम उसी फाइलिंग पेपर कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी हिंदी में रेगमाल कहते हैं। रेगमाल लाओ, इसे घिस दो। तो क्या बच्चा पार्टी, कुछ मेटल डिपॉजिट यहाँ से कम होगा। क्या प्रॉन्ग्स हल्के होंगे, तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो वैक्सिंग और फाइलिंग का सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि वैक्सिंग करने से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक डिक्रीज कर जाती है, फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक इंक्रीज कर जाती है। यहाँ तक सहमत है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है। तो एक सवाल करो। भाई देखो, क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है, इनकम्प्लीट अभी क्वेश्चन। ए और बी दो ट्यूनिंग फॉक है जो आपस में कितनी फीट्स बना रहे हैं। लेट से पहले इनिशियली 5 बीट्स बना रहे हैं। कितनी बना रहे हैं इनिशियली, ये क्वेश्चन में दे रखा था। अब आगे की कहानी अब तुम्हें सॉल्व करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। हो गया। जस्ट वेट अ मिनट। देखो बच्चा पार्टी, ए और बी दो ट्यूनिंग फॉक है, ठीक है। ये पहले 5 बीट्स बना रहे हैं। तो ए की ट्यूनिंग फॉक, ए जो था उसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, अगर बी उसके साथ 5 बीट्स बना रहा है तो या तो वो 505 हर्ट्स होगा या 495 होगा। इसके अलावा कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या। अब कह रहे हैं बी इज लोडेड विद वैक्स, ठीक है। जो बी है उसकी वैक्स से लोड कर दिया, ये बी की आ रही थी फ्रीक्वेंसीज। तो बीट्स कितनी हो गई, 2 बीट्स हो गई। पहले 5 थी, अब 2 बीट्स हो गई। मतलब क्या 3 का डिफरेंस आया है, 5 - 2। तो क्या जो बी की फ्रीक्वेंसी है वैक्सिंग करने से कम होती है और 3 से ही कम हुई होगी। तो अगर मैं इसको 3 से कम कर दूं तो क्या 492 हो जाएगा, और इसको 3 से कर दूं तो 502 हो जाएगा क्या। देखो किसके साथ 2 बीट्स बन रही हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है 2 बीट्स, 502 के साथ या 492 के साथ। क्या इसका और इसका आपस में अब 2 बीट्स बन रही हैं, और इसकी इसकी आपस में कितनी बन रही है, 3 बन रही हैं ओरिजिनल के साथ। मतलब क्वेश्चन के मुताबिक ये है तो यही वाला सही होगा। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी होगी,
505। आपका आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का? 505। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सभी लोग? चलिए। हो गया दोस्त? देखो बच्चा पार्टी, सिंपली कैसे करेंगे सवाल, वही पूरा आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ए है, ए का 450 हर्ट्स है। अगर 6 बीट्स बना रहा है बी के साथ, तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो 456 हो या 4, अब क्या बोल रहे हैं, ए इज लोडेड विद वैक्स। तो अगर ए को वैक्स से लोड करोगे तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। बीट कितनी हो जा रही है? 10। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी बीट्स? अब कितनी हो गई? बीट्स में कितना अंतर आया? 4 का। तो क्या फ्रीक्वेंसी में भी 4 का ही डिफरेंस आया होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है? तो अगर बच्चा पार्टी 450 में 4 माइनस कर दो, तो क्या बच्चा पार्टी 446 हो जाएगा। ये 446 इसके साथ 10 बीट्स बना रहा है या इसके साथ 10 बीट्स बना रहा है? 10 बीट्स, 10 हर्ट्ज है ना बीट फ्रीक्वेंसी। तो क्या इसके साथ 10 हर्ट्ज, 10 बीट्स बन रही है, इसके साथ तो कितनी बन रही है? 2 ही बन रही है। तो कौन सही होगी बी की फ्रीक्वेंसी, 444 वाली या 456 वाली? इसका आंसर क्या जाएगा? यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है? हम्म। यहाँ क्या लिखा है बेटा? आगे क्या लिखा है? किसमें लोड वैक्स कर रहे हैं? ए में। पिछले क्वेश्चन में किस में किया था? बी कौन सा था? ये वाला। तो जिसमें वैक्सिंग कर रहे होंगे उसी की तो फ्रीक्वेंसी डाउन करेंगे। क्लियर हो गया? बीट्स विद रिसोर्सेज, अभी रुक जाओ बताते हैं, तब तक कुछ सवाल और करो। हो गया दोस्त? सोर्स एक्स है ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, 8 बीट्स बना रहा है 250 के साथ। 250 जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है, उससे अगर कोई 8 बीट बना रहा है, तो या तो उसकी फ्रीक्वेंसी 242 होगी या 258 होगी। क्या दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है? और वही x 270 के साथ 12 बीट्स बना रहा है, 12 बीट्स विद 270। अगर कोई 270 के साथ 12 बीट्स बना रहा है,
तो 270 में से 12 माइनस कर दो, क्या 258 आएगा? और 270 में 12 ऐड कर दो, 282 आएगा। तो अगर सोर्स एक्स की वैल्यू 258 हर्ट्स हुई, तो क्या वो इसके साथ भी 12 बीट्स और इसके साथ भी 8 बीट्स बना लेगा? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ले जा रहा है। की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? क्लियर है दोस्त? सॉल्व करो। हो गया? सॉल्व हो गया। 288 हर्ट्ज के सोर्स के साथ ट्यूनिंग फॉर्क बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 280 हर्ट्ज है, उसके साथ जो ट्यूनिंग फॉर्क ए है 4 बीट्स बना रहा है, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी या तो 284 होगी या 292 होगी। भाई 4 ऐड करोगे 292 में 4 माइनस करोगे 284। यही दो पॉसिबिलिटी है ए के लिए, हाँ या ना? इफ फोर्क इज लोडेड विद लिटिल वैक्स, ठीक है, फोर्क की बात कर रहा है, मतलब ए की ही बात कर रहा है। लिटिल वैक्स नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड डिक्रीज कर रही है, पहले 4 थी अब कम हो रही है, 3 हो रही है, या 2 हो रही है, या 1 हो रही है। मैं चलो एक का ही डिफरेंस ले रहा कि 4 से घट के 1 कम होकर 3 बीट्स बन रही है। तो अगर भाई बी पे तुम वैक्सिंग कर रहे हो तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी? घटेगी। तो घट के क्या बच्चा पार्टी? इसकी घटेगी, लेट से 1 से घटा दी 283 हो जाएगी, इसकी 1 से घटा दी क्या 291 हो जाएगी। अब देखो ये 291 इसके साथ कितनी बीट्स बना रहा है, और ये इसके साथ कितनी बीट्स बना रहा है? 283 288 के साथ कितनी बना रहा है? इनिशियली कितनी बीट्स बन रही थी? किस केस में तुम्हें दिख रहा है बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, किस में इंक्रीज हो रही है? अगर ए की फ्रीक्वेंसी 292 होगी तभी अगर आप उस पर वैक्सिंग करोगे वो, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करे। अगर ये होती तो बीट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती, मतलब ये गलत है, ये सही है। तो 292 विल बी द करेक्ट। एनालिटिकल सवाल आते हैं बीट्स। क्लियर है दोस्त? सॉल्व करके बताओ। हम्म। सभी का आंसर यही आया। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? ये अगर 404 पाई है
तो ये 2 पाई f1 के बराबर होगा। f1 क्या 202 हर्ट्ज हो जाएगा दोस्त। सिमिलर लॉजिक से ओमेगा 2 अगर 400 पाई है, क्या ये 2 पाई f2 के बराबर होगा? क्या f2 200 हर्ट्ज हो जाएगा? तो इन दोनों का डिफरेंस क्या 2 आएगा? कोई कहने सुनने वाली बात है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगला सवाल करिए। हम्म। अच्छा है क्या? हाँ। पहले कितनी बन रही थी? 5 बन रही थी। अब कितनी बन रही है? 8 बीट्स बन रही है। एक मिनट। अब हो गया। भाई गिटार की स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी नहीं पता, लेकिन वो 440 के साथ कितनी बीट्स बना रहा है? 5। मतलब वो 435 होगा या 400। और वो कह रहे हैं किसी दूसरे ट्यूनिंग फॉक से 8 बीट्स बना रहा है। तो इसमें से 8 माइनस करोगे तो क्या 435 आएगा, और 8 प्लस करोगे तो क्या आएगा? तो कौन सा स्ट्रिंग की ये वाली फ्रीक्वेंसी, अगर गिटार के स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 435 हुई, क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा? तो क्या आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए? ये पढ़ना चाहेंगे? बीट्स विथ 3 सोर्सेस। पढ़ाएंगे, पढ़ाऊंगा तो मैं आज पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज ये सिलेबस में भी नहीं है। हम्म। देखो बच्चा पार्टी, मैं बता दूं आपको, ना एनसीईआरटी में है, ना ये सिलेबस में, ना सवाल आया है, ना आएगा। ये रडोफ का एक सवाल था। उसको थोड़ा तोड़ मड़ो के बना दिया गया, बट मार्केट में चल रहा है तो मैं बता दें। मान लो कोई 3 सोर्सेज हैं जिनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी। लेट से आपको दे रखा है 200 हर्ट्स, 204 हर्ट्स, एंड लेट से 207 हर्ट्स। 3 सोर्स को एक साथ साउंड किया गया। अब नंबर ऑफ बीट्स पूछे। तो इसको सॉल्व करने का एक फिक्स मेथड है, उसी को आपको फॉलो करना। सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों के डिफरेंसेस लिख लेने आपस में। या इन दोनों में आपस में 4 का डिफरेंस है। 200 और 204 में डिफरेंस कितने का है? सभी लोग सहमत हैं?
इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें इसमें का है कितना डिफरेंस है? सभी के आपस के डिफरेंसेस पता चल गए। तो तीनों सोर्स है, तीनों के आपस के एक दूसरे के डिफरेंस, ए का बी के साथ इतना डिफरेंस है, बी और सी में आपस में इतना डिफरेंस है, सी और ए को जब साउंड करोगे तो ये बीट्स, तो ए और बी को एक साथ साउंड करोगे तो 4 बीट्स बनती, बी और सी को एक साथ साउंड करते तो 3 बीट्स जनरेट होती, ए और सी को करते तो 7। ये आ गई। लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ बीट्स कॉमन आएंगी, जो कॉमन आएंगी, जो कॉमन समय पे आएंगी वो सुनाई नहीं देंगी। तो उनको एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है बच्चा पार्टी? सिंपली जैसे ये 4 है, तो 4 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये नंबर 3 आया तो 3 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1/3, 2/3 और 3/3। 7 नंबर आया, 7 को 7 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड 7/7। क्लियर है? क्या इन सब की वैल्यू 1 है? तो ये पर्टिकुलर इंटरवल्स की जो बीट्स होंगी ये एक साथ साउंड होगी। बाकी देखो और भी कोई कॉमन दिख रहा है क्या? और तो कोई कॉमन, अगर कॉमन होता तो ढूंढ लेते, वैसे आता नहीं है, सिर्फ आखिरी वाले ही कॉमन आते हैं। तो अब देखो नंबर ऑफ बीट्स कितनी सुनाई देंगी, गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और इन तीनों को कंबाइन मिला के एक 12। समझ गए क्या करना है प्रोसेस? कॉपी कर लो, फिर आगे देते हैं दूसरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, अभी शुरू होगी, कब से शुरू होनी है? हाँ, ना ना, वो एक एक्स्ट्रा क्लास। हाँ वही, मुझे भी मालूम है कि मंडे नहीं, शायद 24 तारीख से स्टार्ट है। 21 से ही है। बढ़िया है। हम्म। जहाँ तक मुझे पता है। हम्म। अरे मतलब शेड्यूलर में अभी तक जितनी क्लास है उससे एक एक्स्ट्रा मिलेगी तुम्हें। हाँ, अब सही बात पकड़े। हाँ। कॉपी कर लिया सभी ने? बताओ नंबर ऑफ बीट्स। देख लेते हैं। वही 16 ही आएगा। टेक्निकली क्या करो, हमेशा कॉमन बाद वाले ही एलिमिनेट होने हैं। तो 3 को एक काउंट काउंट कर रहे थे, तो 2 ही तो कम कर रहे थे, जो भी समा है उसको 2 से सेपरेट कर दो। तो 9, 5 कितना हो गया तुम्हारा?
14, 14 + 4 18, 18 में से 2 माइनस कर दो 16। या फिर बीट्स लिख लो, फिर एलिमिनेट करने का वो तरीका बताया क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट अगर तुम एक बार समझ गए टेक्निकली हो क्या रहा है, सारे तो काउंट कर ही रहे हैं। बस आखिरी वाले तीनों का नंबर 111 जनरेट हो जा रहा है, वो सेम टाइम पे ही साउंड हो रहे होंगे, तो इन तीन की जगह एक ही काउंट करी। मतलब तीन में से दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तभी तो एक बच रहा है। और इन तीनों को मिला के एक काउंट कर रहे हो, मतलब तीन में से दो माइनस कर दे रहे हो ना। मतलब टेक्निकली जो भी ये नंबर्स जनरेट हुए, नंबर ऑफ बीट्स जनरेट हुई, 4 3 7, 7 3 10, 4 14, 14 में से दो माइनस कर दो डायरेक्ट 12 आता आंसर। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। नहीं आएगा, या तीन ही नहीं आता है ही नहीं। ऐसे तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना। क्लियर है। तो अब इसको भी देखो, ये 5 बीट जनरेट करेंगे ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में 4 बीट जनरेट करेंगे, ये दोनों आपस में 9 बीट जनरेट करेंगे। क्लियर है। तो टोटल बीट्स कितनी हो जाएंगी, 9 5 14 4 18, 18 में से दो माइनस कर दो 16। क्लियर है सभी लोग। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।